देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि आजमगढ़ के लोग याद करते हैं, उसके लिए मैं उनको हृदय के अभ्यंतर से कृतज्ञ हूँ। उनका बड़प्पन है ये जो याद करते हैं। दूसरा, बच्चों पर किसी विषय को थोपिए मत, जो उसकी सबसे अच्छा करने की, जिसमें खुद का विश्वास उसको पनपने का मौका दीजिए। आप गेहूं को चावल की तरह मत पैदा करिए। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। बचपन में एक कहावत सुनी थी। कहावत थी कि मैन ऑन मिशन, एक ऐसा इंसान जिसका मिशन हमेशा जारी रहता है, लेकिन उस इंसान से कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक सुखद संयोग रहा कि मैन ऑन मिशन वाले वाक्य को चरितार्थ करने वाले उस महान शख्सियत से मेरी मुलाकात पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अरसे के दौरान हुई। और पहली बार मैंने देखा कि वास्तव में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन वाक्यों को, इन लाइनों को चरितार्थ कर रहा है। जी, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त वाराणसी के बरजी नामक एक गांव में हूं और यहां पे आने की अपनी एक खास वजह है। एक रिटायर्ड आईएएस जिन्होंने अपनी शुरुआत आजमगढ़ जैसे ज़िले से करी और उनकी नौकरी का समापन भी आजमगढ़ जैसे ज़िले से ही हुई। मैं बात कर रहा हूं आजमगढ़ ज़िले के भूतपूर्व पूर्व जिलाधिकारी श्री एनपी सिंह साहब की। मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। इनको देखना सुखद है। मैं कह रहा था कि मैन ऑन मिशन की जो प्रक्रिया है, जो लाइनें हैं, उसको चरितार्थ करने वाला अपनी ज़िंदगी में शायद मैंने अगर किसी को देखा तो सिर्फ आपको देखा। उसको फॉलो करते हुए मैंने आपको देखा। आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और जिजीविषा सीखने की ऐसी है कि मैं आज यहाँ तक चला आया हूँ। हम लोग एक बार मैं आपको दिखा दूँ, मेरे दाहिने तरफ एक कैंपस है स्कूल का, जहाँ पे सर से मेरी मुलाकात हुई है। सर के घर पे आए हुए हम लोग और उन्होंने मुझे इस स्कूल को दिखाया है। आगे बातचीत में पता चलेगा कि स्कूल कैसा है जिसे आपने बनाया है, स्कूल बनाने के कारण क्या हैं। अक्सर लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, रिटायर होने के बाद आराम करना चाहते हैं। अभी आप हाल ही में हरिद्वार से लौटे हैं, बाबा रामदेव जी के पास से भारतीय शिक्षा बोर्ड की कुछ बात हो रही थी, उन सारे विषयों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद ज़्यादातर लोग आराम करते हैं, दूर जाके रिलैक्स करते हैं, झंझावतों से दूर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं आजमगढ़ में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको देखता था, लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती थी। कमोबेश स्थिति यहाँ भी ऐसी है घर पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने जो एक प्रश्न किया है कि रिटायरमेंट के बाद विश्राम की, आराम की, उसके विषय में बहुत ही विनम्रता से मैं कहूँगा कि प्रत्येक दर्शन और प्रत्येक धर्म में ये बात निहित है कि मनुष्य जब तक जीवित है वो क्रियाशील होगा, गतिशील होगा, डायनेमिक मोड में होगा। वह डायनेमिज्म उसका किस कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित होगा, सतोगुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा, वो अलग विषय है, लेकिन वह गतिशील तो होगा ही। इतने वर्षों के शासकीय जीवन के अनुभव के बाद, जैसा कि मैंने रिटायरमेंट के समय भी कहा था कि वानप्रस्थ में जीवन जीते हुए सेवावृत्ति के साथ जुड़ना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की मैंने व्याख्या भी की थी कि सेवानिवृत्ति होती है जब आप प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सेवा आप समाज सापेक्ष होकर करते हैं, निजी लाभ के लिए नहीं करते। यह विद्यालय या भारतीय शिक्षा बोर्ड या आदिवासियों या वंचितों के क्षेत्र में उनको विश्वास और आशा के साथ जोड़ना, उनको नए मूल्यों के साथ जोड़ना, उनको अपनी आजीविका और मूल्यबोध के साथ जोड़ना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए। और अगर प्रकृति जब तक प्राण और ऊर्जा देती है तो दायित्व है हमारा कि उसको हम निर्वहन करें। आराम शब्द मुझे लगता है कि शब्दकोश में निरर्थक शब्द है। सर, आप जब जिलाधिकारी के तौर पे आजमगढ़ में पोस्टेड थे तो अक्सर आप जब कहीं जाते थे दौरे पे तो जो अधीनस्थ कर्मचारी होते थे उनको आप कभी कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें थ्योरिकल समझाते थे कि किस तरह से महामारी के दौरान भी आप सेवा में रहे।
किस तरह से अपने काम को करना है। आप जब भी मौका मिला किसी स्कूल में जाके एक शिक्षक के तौर पे अपने आप को वहाँ पे बच्चों को समझाने में अपना वक्त लगाते थे, तो क्या इसे समझे कि इसका विस्तार है या स्कूल आपने कब बनाया? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में जी, मैं एक किसान परिवार से उभरा था। मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर मेधा होती है, लेकिन उनको अपने मेधा को मांझने का, परिमार्जन का अवसर ही नहीं मिलता, आर्थिक कारणों से या अच्छी संस्थाओं के अभाव में। जी, एक्सेस टू द गुड इंस्टीट्यूशन। मैं करीब 20 वर्ष से अपने क्षेत्र के जो बच्चे मेधावी होते थे, 8वीं उत्तीर्ण करते थे या 10वीं उत्तीर्ण करते थे, उनकी मैं एक परीक्षा लिया करता था, और उस परीक्षा में जो बच्चे अच्छे होते थे उनको हम 9वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए जिस संस्था में पढ़ रहे होते थे उनको हम मदद करते थे लोगों के सहयोग से। और अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एंट्रेंस में आ जाते थे तो उनको भी हम वहाँ भी पढ़ने के लिए व्यवस्था करते थे, उनकी मदद करते थे लोगों के सहयोग से। स्वाभाविक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसी दौर में ऐसा लगा कि 8वीं तक ही उनकी नींव इतनी कमजोर हो जाती है कि भविष्य में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरने की उनकी संभावना क्षीण होने लगती है। तो क्यों ना एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसी संस्था हम खड़ी करें जिसमें इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों को हम एक गुणवत्तापरक शिक्षा, एफोर्डेबल एजुकेशन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क देने में लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता, और जो लोग जिनके गार्जियंस आर्थिक स्थिति खराब है, अपंग हैं, विकलांग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे के गुणवत्तापरक, और उनमें जो मेधावी बच्चे हों फिर उनको बाद में भी उनको हम सपोर्ट किया जाए, एक ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म उनका रखा जाए, इस नियत से इसकी शुरुआत किया था हमने। आज की तारीख में ये अब 10 तक CBSE का मान्यता प्राप्त विद्यालय है। किस वर्ष में शुरू किया था सर? और ये 5 वर्ष पहले हम लोगों ने शुरू किया था। अब इसका 12th के भी इस वर्ष मान्यता के लिए अप्लाइड है ताकि 12वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ लें, और इसके बाद जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो फिर उनकी हम मदद उनकी मेधा के अनुसार आगे के लिए हम कर सकें, ताकि इस क्षेत्र के बच्चे धन के अभाव में, संस्था के अभाव में, शैक्षणिक उन्नयन के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर से वंचित हों। क्या विशेषताएं हैं सर? जैसे कि यहाँ पे स्कूल का जो स्पेस कैंपस देखा जा रहा है, कमरे काफ़ी बड़े बड़े बनाए हैं आपने, एक हॉल भी बनाया है आपने, और कुछ योगा जैसा, हमने लैब का भी विज़िट किया, सारी चीज़ें देखी। तो सोच क्या है उस चीज़ को बनाने के लिए? इस तरह से ग्रामीण अंचल में इस तरह का विद्यालय शायद ही कोई हो। शिक्षा में दरअसल 2-3 सवाल बहुत बुनियादी उठाए जाते हैं जी। एक सवाल हमेशा ये उठता है कि जो भी शिक्षा हम देते हैं वो हमेशा कागजी और क्लासरूम के अंदर होती है। अगर कोई संस्था ऐसी जगह हो जिसके चारों ओर प्रकृति का भी एक आच्छादन हो, प्रकृति से उसका दोस्ती करने का बच्चों को मौका मिले, वो जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शिक्षा के लिए। हम लोग जो एक परिकल्पना लेके चल रहे हैं उसमें इस परिकल्पना को लेके चल रहे हैं कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि आधारित शिक्षा, कृषि आधारित श्रम, कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से ही भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना के इम्पैक्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ हम जब तक कृषि आधारित उद्योगों को डाइवर्सिफाइड रूप से बढ़ावा नहीं देंगे, बहुविध बढ़ावा नहीं देंगे, हम ग्रामीण युवकों को, उनकी मेधा को गाँव में रोक नहीं पाएंगे और विकास को भी हम गति नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर खोल के कि छोटे उम्र से ही बच्चों को ऑर्गेनिक, जीरो बजट ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ड फार्मिंग, एनवायरनमेंट के साथ प्यार, वाटर कंजर्वेशन, जो बगल में तालाब है, वाटर कंजर्वेशन के साथ शुरू से उनका लगाव, तादाद होना,
पोषण वाटिकाओं, वनस्पतियों के माध्यम से उनको मात्र किताब और ब्लैक बोर्ड या डिजिटल ही नहीं, बल्कि मौके पर भी वो देखें, और फिर इनको ऐसी जगहों पर विजिट कराना जहाँ पर कि प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े और अपने परिवेश से कटे न। एक बहुत अजीब बात होती है स्कूलों में कि जैसे ही बच्चा अपने घर से स्कूल आता है और कोई अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, तो अपने गांव, घर के, परिवार के बाकी लोगों से अपने को सुपीरियर समझने लगता है और उनसे कट जाता है। तो हम शिक्षा में जोड़ने की बजाय हम उसमें अलगाव की शुरुआत कर देते हैं जिस दिन से बच्चा स्कूल आता है। हमें ऐसे संस्कार विकसित करने की ज़रूरत है कि वो बच्चा जो कुछ भी सीखे आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े, लेकिन वो अपने परिवार, अपनी परंपरा, अपने परिवेश, अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण, अपनी सांस्कृतिक उत्सव, अपने विश्वास, अपने मत, उसके प्रति भी उसके मन में एक आदर भाव हो, ताकि उसको आगे बढ़ने का दृष्टिकोण भारतीय हो। शिक्षा चाहे कितनी भी अधुनातन हो, लेकिन वो जड़ से उभरी हुई होनी चाहिए। यानी कि जो अन्य विद्यालयों में सिर्फ पढ़ाई पे विशेषतः फोकस किया जाता है और प्रकृति, सांस्कृतिक तौर पे उनको दक्ष नहीं बनाया जाता, उनको समझ नहीं होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ के आंचलिक लोगों को, बच्चों को मिलने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा पूरा दबाव और जोर ये होगा जी कि यहाँ के बच्चों को हम कृषि, संस्कृति का भी समानांतर रूप से भाव रखें, ताकि वो खेती करने में अपने को पिछड़ा न माने, जी, गांव में रहने को पिछड़ापन न माने। जी। इसलिए मैं रिटायरमेंट के बाद भी इस गांव से ही नौकरी के लिए निकला था और इस गांव में भी जुड़ करके मैं काफ़ी समय दूंगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो गांव को इन्फीरियर समझते हैं और गांव से न जुड़ना ही अपना बड़प्पन मानते हैं। ये धारणाएं खंडित होनी चाहिए। गांव ही मूल है इस देश का, इस संस्कृति का। असली भारत गांव में ही बसता है। और असली भारत गांव में बसता है। लॉकडाउन के दौरान आप हरिद्वार भी रहे काफ़ी समय, वहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, हवाएं अच्छी हैं, बाबा रामदेव का साथ था, कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक नए तरह के बोर्ड के गठन की बात सारे लोगों ने सुनी है कमोवेश। तो क्या है वो, उसके बारे में कुछ अगर बता पाएँ? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मुझे जब स्वामी रामदेव जी से बात हुई जी, तो स्वामी जी का विजन भी एक बृहत्तर स्तर पर इस तरह के विद्यालयों को खड़ा करने और इस तरह के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को लाने का है जी। और इसी तरह का याददाश्त आधारित मेधा का परीक्षण नहीं, बल्कि जिसको कहते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, उसका हम समाज में कैसे प्रयोग करेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ याद कर लिया और उसको, मैं कभी कभी बड़ा क्रूड वर्ड यूज करता हूँ, मेमोराइजिंग एंड ओमिटिंग। ये प्रतिभा नहीं होनी चाहिए कि आपने रट लिया और उसको एज इट इज आपने कागज पर उतार दिया। इसके बाद न उसकी समझ है, न उसकी अंडरस्टैंडिंग है, न उसका अपने जीवन में कोई उसका उपयोग है। आज के बच्चे को अगर आप पूछो कि आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो, उसका जीवन से क्या संबंध है, नहीं मालूम है। सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, उसे पास होना है, उसे नंबर पाना है, इंजीनियर बनना है। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हैं इसलिए कि ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं कि अब जो 5-6 क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको आंसर करके हम 100 में 100 पा जाएं। यह जो स्टेटिस्टिक्स बेस्ड एजुकेशन है, संख्या, गणना, अंक तालिका आधारित जो याददाश्त को साधन मानते हुए जो शिक्षा है, इसको परिवर्तित करके हमें जीवन उपयोगी शिक्षा की ओर और अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर के शिक्षा की ओर पाठ्यक्रम हो, उसकी विधाएं हो। ये एक मॉडल उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक भारत सरकार से उसकी अनुमति ले रहे हैं, जिसके पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का काम शुरू है। उसका बेसिक है, जैसे मैं बताऊं, मैं प्राय एक पंक्ति कहता हूं कि किसी भी देश को अगर उसकी भारत, जैसे भारत ही है या कोई भी देश है, उसकी संस्कृति से किसी बच्चे को काट दीजिए बिल्कुल, और फिर उसको शिक्षित करिए, तो वह शिक्षित होना लगभग उसी तरह का है कि जैसे कि मैं आज
लगभग 60 वर्ष का हूं और मेरी 60 साल की मेमोरी लॉस हो जाए, पिछली जो 60 साल की यादें हमारी है, स्मृतियां हैं, वो शून्य हो जाए। और कल मैं कहूँ एक नया विकास करने जा रहा हूँ, तो एक इतने वर्षों की स्मृत शून्यता के आधार पर क्या हम कल कोई नया निर्माण कर पाएंगे? क्या हमारा विकास, हमारी जो प्रगति है वो सही संदर्भ में होगी? नहीं होगी। उसी तरह से किसी भी राष्ट्र की अगर 2000, 4000, 10,000 साल उसकी सभ्यता संस्कृति का इतिहास है, तो उसकी संस्कृति को यदि हमने बिल्कुल काट लिया और अचानक उसको हमने एक नए परिवेश में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण एक पूर्ण इकाई के रूप में नहीं हो सकता, खंडित इकाई के रूप में ही होगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा बच्चे को दी जाए वह समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, ताकि वह पूरे विश्व में ज्ञान का झंडा फहरा सके, नए शोधों में, वैज्ञानिक प्रगति में उसकी अच्छी भूमिका हो, उसका योगदान हो, लेकिन साथ में उसका जो पूरा निर्माण है वह अपने भारतीय संस्कृति की समूची परंपरा को, समूचे जितने भी दर्शन, जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी विश्वास है, उसकी जो भी यात्रा कालखंड के सापेक्ष हुई है, उन सारे कालखंडों के समस्त संस्कृतियों, सभ्यताओं के जो एक कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम में एक सनातन प्रगति के साथ जो उसका मूल्यबोध हुआ है, उस बच्चे का विकास उस तरह होना चाहिए, तब वो पूर्ण इकाई होगा। इसलिए शिक्षा बोर्ड में हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स है जी, हम पाइथागोरस को तो जानते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे से पूछो कि आर्यभट्ट भी कोई गणित के थे भारत में, भास्कराचार्य थे, नहीं, वराहमिहिर थे, सूर्य के सूत्र थे, उसे नहीं मालूम जी। उसी तरह अगर फिजिक्स के बच्चे से पूछा जाए तो वह ये तो शुरू करता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कि सूर्य घूमता है। ये जो अनुमान की परंपरा यूरोप में थी, यूनान में थी, अरस्तु को तो पढ़ते हैं हम, कोपरनिकस को पढ़ते हैं हम, गैलीलियो को पढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ भी पुरातन काल से लेकर आज तक कुछ संस्कृतियों में ऐसे बिंदु आए हैं, जैसे अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें, जो हजारों साल पहले कणाद ने परमाणु शब्द लाया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो पुद्गल शब्द आते हैं अणुओं के रूप में। अगर हम सूर्य सिद्धांत की बात करें तो उसमें सूर्य के चक्रमण की बात आती है, डायनेमिक होने की बात आती है, पृथ्वी के गोल होने की बात आती है, इसलिए हम भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को। खगोल विज्ञान में तमाम आकाशगंगाएं, नक्षत्रों, कालखंडों का विभाजन और गणना की प्रक्रिया पुरानी रही है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पुरातन पंथी हों, लेकिन अगर आर्यभट्ट के शून्य का सिद्धांत और अलबर्नी के आने के बाद 11वीं सदी में अगर फारस की जो गणित की जो पद्धतियां थी, दोनों मिल करके अगर अलजबरा के गणित का विकास किए, तो यह हमारी धरती को इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने में क्या दिक्कत है? इसलिए जड़ विहीन शिक्षा न होकर अपने पूर्व ऋषियों, पूर्व विद्वानों, पूर्व औलिया, पूर्व विद्वान जो भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके द्वारा दिए गए सूत्रों, सूक्तों, हर विषयों में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, उसके साथ अगर आधुनिक विज्ञान तक हम प्रगति करेंगे तो हमारा जो पिरामिड ऑफ नॉलेज होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, वरना फाउंडेशन शून्य कोई पिरामिड अस्तित्व में कैसे रह सकता है? ये ध्यान भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल मंत्र है। आपने बहुत सारी बातें बताई। आपसे जब भी बात होता है निश्चित तौर पे सभी का ज्ञानवर्धन होता है। आप बोलते हैं तो मन करता है अनवरत सुनते जाएं। बीच में आपने एक बात कही कि जैसे हम रट्टा मार के जो पढ़ाई करते हैं और एज इट इज़ रख देते हैं, वो जड़विहीन शिक्षा होती है, दिमाग का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या मानते हैं आप, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हैं,
तो जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, पहले हम लोगों के समय में कोई गाइड नहीं होती थी कि उसमें से क्वेश्चन के आंसर देख करके हम याद कर लें, रट्टा मार लें। एक्सरसाइज करते थे, पढ़ाया जाता था, कई बार झापड़ वगैरह भी खा के समझाया जाता था, टीचर समझाते थे, झापड़ लगा के समझाते थे, वो चीज़ें परफेक्ट समझ में आ जाती थी, कभी नहीं भूलती थी। तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड नया जिसमें आप हैं, जिसका विस्तार होना है, अगर सरकार मान्यता देती है तो, या यहाँ पे जो आपने शिक्षा का विस्तार देने का जो कदम उठाया है, तो इस स्कूल को या भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रबंधन को किस तरह से आप वो जो नकल वाला होता है, कुंजी में देख के पढ़ने वाला, जहाँ पर उत्तर किताबों से पहले उत्तर पुस्तिका खरीदने की बात अब हमारे समाज में होने लगी, तो उससे बच्चों को कैसे दूर रखा जाए और कैसे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें किताबों के माध्यम से, जैसा पहले होता है? देखिए, पाठ्य पुस्तकें बहुत उसमें आवश्यक होती हैं जी। शिक्षा में 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बुनियाद है पाठ्यक्रम जी। दूसरी उसकी बुनियाद है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागॉगी जिसको कहते हैं, कि शिक्षक पढ़ाता कैसे है। तीसरा बिंदु होता है मूल्यांकन, तो बच्चे का इवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या है। भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है उसमें ही ऐसे बदलाव किए जाएं कि बच्चे की हम एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें, मेमोरी को टेस्ट ना करें। आप याद को टेस्ट करते हो, तोते की तरह रटंत को, या एप्लीकेशन को। अगर नॉलेज को एप्लीकेशन पर टेस्टिंग का इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी जब तक नहीं आएगी और पेडागॉगी जब तक आर्ट एंड साइंस टीचिंग की नहीं आएगी, तब तक बच्चों को रुचि ही नहीं होगी, क्योंकि बच्चा तो वही चीज पढ़ेगा क्योंकि गार्जियन को चाहिए 90+%। गार्जियन को नॉलेज अंधी दौड़ शुरू हो गई। नॉलेज का मतलब नहीं है, वो अंक में आता है कि मेरे बच्चे का 99.9 है, तुम्हारे बच्चे का 99.8 है, तो मेरा बच्चा सुपीरियर है। यह जो मैथमेटिक्स बेस्ड है, सांख्यिकी बेस्ड नॉलेज, बच्चे अच्छे बच्चे, आप देखिए अमेरिका में जिस व्यक्ति ने जाकर के कॉलेज में शूट किया था, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया था, जिसमें 45 लोग मर गए थे बच्चे स्कूल के, वो बच्चा मैथमेटिक्स का टॉपर था। तो आप शिक्षा में बहुत मार्क्स पा सकते हैं, अंक पा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कैसे हैं, उस नॉलेज का आप अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि पेडागॉगी, इवैल्यूएशन प्रोसेस, पाठ्यक्रम, तीनों पर फोकस करें। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ मैं वसीम आपको जी, कि जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कई लोग एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ टीचर्स भी खड़े हैं, देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि जैसे अगर आपने फला को 100 रुपये दिया और उससे आपने 10% ब्याज लिया, तो आप 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज से आपको कितना लाभ हो जाएगा, एक मूल्य सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये भी गणित का तरीका। दूसरा, अगर आप इसी को एग्जाम्पल को बदल दीजिए, आप उसको कहिए कि अगर एक वृक्ष एक 24 घंटे में इतना ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो 10 वृक्ष कितने जनरेट करेंगे, और अगर क्लस्टर ऑफ वृक्ष है तो वह कितने प्रतिशत उसमें द्विगुणित रूप से उसको एक उत्सर्जन करेंगे ऑक्सीजन का। या आप छोटे से बच्चों से कहिए कि भाई तुम अपने घरों से जितनी प्लास्टिक एक हफ्ते के लेके आना, सारे बच्चे अपने घर से प्लास्टिक लेके आए, फिर आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया और बच्चों से कहा देखो तुम लोग कितने घरों से आए, मान लो 500 घरों से आए, 500 घर का एक हफ्ते का कितना प्लास्टिक है जरा गिनो, तौलवा दिया बच्चों के सामने आपने कहा इतने कुंटल है। अब उन बच्चों से कहो कि तुम अब क्वेश्चन दो कि एक हफ्ते में 500 घरों से अगर इतने कुंटल जनरेट हो रहा है वेस्ट, तो पूरे देश की आबादी अगर 130 करोड़ है, उसमें 5 का भाग दो, उतने घरों से एक साल में कितना जनरेट हो जाएगा और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना एनवायरनमेंट का अहित होगा। तो ये बच्चा कई चीजें एक साथ पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी दूर करने के लिए पढ़ रहा है, प्रकृति के साथ फ्रेंडली होने का भी उसके अंदर अप्रोच पैदा हो रहा है। तो बहुत छोटे से चेंजेस होते हैं, चेंजेस बड़े नहीं है। आप कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करते, पतली सी लकीर कि आप किसको देते हैं। आप कभी कभी मैं तो बचपन में जो पढ़ता था 8वीं में एक था कि आपने अगर मतलब उसमें जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि अगर आप लगाओ तो लगता था जैसे आपको चोरी करना सिखाया जा रहा हो।
कि एग्जाम्पल में जैसे कि आपके पास ये 100 किताबें हैं, उनमें से आपने 5 किताबें चुपचाप निकाल लिया तो कितनी किताब बची आपके बगल वाले बस्ते के पास? ये क्वेश्चन थे पहली दूसरी कक्षा में। ये क्या प्रश्न है भाई? क्या बच्चे को कौन सा मूल्य दे रहे हो? बस्ते से किताब चुराने? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि भाई आपके पास घर में 4 रोटी बनी है, 5 लोग हैं, आप कैसे कितना 5 लोगों को कितनी टुकड़े रोटी मिल पाएगी खाने के लिए? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सही बात। तो ये प्रश्नों को, प्रश्न वही है, मेथड्स ही वही है, आप एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये सब चेंज करने के लिए हम लोग जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल के साथ इस पर पेडागॉजी एवोल्यूशन प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, और प्रकृति ने चाहा तो उसके परिणाम आएंगे और कुछ विद्यालयों से इसकी शुरुआत जरूर की जाएगी ताकि विस्तार। जैसे कोई CBSE पैटर्न का स्कूल है, ICSE पैटर्न का स्कूल है, 98% का बच्चा अगर पाता है, वही रट्टा मार के सपोज कर लिया, रट्टा मार के उसने पास आउट किया, 98 पॉइंट समथिंग पा गया, उसके बड़े बड़े शहर भर में होर्डिंग रहते हैं, लेकिन वहीं उसी क्लास में कहीं कोई काबिलियत जिसके अंदर रहती है बच्चा, वो 60% पाता है। तो जब उसके होर्डिंग्स नहीं होते तो घर में भी कोप भाजन का शिकार होता है, उसे लगता है यार मैं आतंकवादियों के इलाके में आ गया हूँ, अपने ही घर में वो असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि बार बार शर्मा जी का, वर्मा जी का बच्चे वाला प्रेशर माँ बाप डालते रहते हैं। तो सर, आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर तमाम देशवासियों से क्या कहेंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहेंगे कि आपका 60% वाला बच्चा भी उससे कहीं अधिक दक्ष है जितना 98% पाने वाला? देखिए, प्रकृति की एक विशेषता है कि प्रत्येक मानव में, प्रत्येक जीव में एक विशिष्टता के साथ पैदा करती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, मनुष्य ही नहीं, कि जिसके अंदर कोई न कोई एक विशिष्ट दक्षता प्रकृति न देती है। जी। सवाल उठता है कि जब उसकी उम्र है शुरुआती दौर में 5 वर्ष 6 वर्ष तक, हम उसकी उस दक्षता की पहचान कैसे करें? अगर हम उस दक्षता की पहचान नहीं कर पाते तो उस बच्चे का निर्माण सही दिशा में नहीं हो सकता। उसी तरह कक्षाओं में भी जो औसत विद्यार्थी होते हैं, अंकगणित के हिसाब से औसत, सांख्यिकी नंबर के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, हम उनको फिसड्डी मान लेते हैं। जबकि इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, मुझे लगता है उसमें 98% ऐसे हैं जो अंकगणित की दृष्टि से असफल रहे, और जिनके माँ बाप ने उन बच्चों को हमेशा आत्मविश्वास दिया, वही आगे बढ़े। आइंस्टीन का उदाहरण सबके सामने है। आइंस्टीन जब एक विद्यालय में पढ़ने गए तो वहाँ पर वो उनके मार्क्स सबसे कम आ गए। टीचर ने जाके उनकी माँ से कहा कि आपका बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ नहीं सकता, इसको आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा दें। उनकी माँ ने आइंस्टीन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा जो ये विद्यालय है तुम्हारी योग्यता के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरे विद्यालय में ले चल रही हूं जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार है। अब देखिए, अंतर हो गया। जी। टीचर ने उनको इंफीरियर स्टूडेंट मानते हुए निकालने के लिए कहा था, लेकिन मदर ने उनको फोबिया नहीं था मार्क्स का, अपने बच्चे पर विश्वास था। बिल्कुल सही। बच्चे को पॉजिटिविटी के साथ निर्माण करने की ललक थी, इच्छा थी। जी। उन्होंने आइंस्टीन से कुछ और कह दिया। वही जब बच्चा बहुत बड़ा हुआ, आइंस्टीन हुआ, रिलेटिविटी थ्योरी का देने वाला, बाद में उनकी माँ की डेथ हो गई तो उन्होंने सारे उनके पुराने मेमोयर्स निकाल रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि उस प्रिंसिपल की चिट्ठी लेके टीचर आया था उनके माँ, वो चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें लिखा था कि आपका योर स्टूडेंट, योर सन इज नॉट एबल टू कोप अप विद द स्टैंडर्ड ऑफ आवर स्कूल। बिल्कुल सही बात कि आपका बच्चा हमारे स्कूल लायक नहीं है। तो आइंस्टीन ने पढ़ा तो उन्हें शौक लगा, पॉजिटिव शौक, कि मेरी माँ ने मुझे हतोत्साहित करने की बजाय कैसे उसको पॉजिटिव मोड़ दिया मुझे, और मैं इतना बड़ा इंसान हो गया, वरना उसी में हतोत्साहित हो गया होता। जी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गार्जियंस को भी समझना चाहिए कि मार्क्स, स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग दुनिया नहीं है। आपको धोनी क्या कोई 99.99% पाने वाला टॉपर रहा है क्या? पिकासो जैसा मूर्ति चित्रकार क्या कोई बहुत बड़ा नंबर पाने वाला रहा है क्या? बिल्कुल। गांधी जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व क्या क्लास में टॉप करने वाला था क्या? तो उसके अंदर APJ कलाम साहब क्लास 8 तक वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। इसलिए कोई व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी है, शिक्षकों का
कि पहली भूमिका होनी चाहिए उस शिल्पकार की तरह कि मिट्टी तो वही है, एक कुंभकार उसको बहुत अच्छे बर्तन में बदल देता है, निजामाबाद की पॉटरी के रूप में बदल देता है, ब्लैक पॉटरी बना देता है, और वही दूसरा उस मिट्टी अगर हाथ में लग गई तो उसको कई साबुन और सैनिटाइजर लगाने और धोने में व्यस्त हो जाता है। तो हाउ यू यूज द सॉइल, इट इज योर आर्ट। इसलिए बच्चे में दोष नहीं है, बच्चे की जो प्रतिभा है उसको पहचानना और उसको निखारने की आपके अंदर कितनी दक्षता है, गार्जियंस में, शिक्षकों में, वो महत्वपूर्ण है देश के लिए। सर आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर को, उनकी जो सिद्धांत उनकी जो थ्योरी है कमोवेश इसी पे है कि जिसमें आपके बच्चे का टैलेंट है उसे में उसको आगे प्रेरित करें बढ़ने के लिए, उसे हतोत्साहित ना करें। शर्मा जी का बच्चा आईएएस बन गया तो ज़बरदस्ती आप अपने बच्चे को आईएएस मत बनाइए, उसे जो अच्छा लगता है उसे करने दीजिए ताकि वो मौलिकता के साथ अपनी जर्नी को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं जी। आप देखिए ना, पहले ज़माने में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन जाओ तो लोग कहते थे कि वो अचीव कर लिया। आज की तारीख में अचीवर्स की डेफिनेशन बदल गई है। जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, जो पेंटिंग में एक्सेल कर रहा है, जो म्यूजिक में एक्सेल कर रहा है, जो डांस में एक्सेल कर रहा है। आप देखिए ना, टिकटॉक जैसी जगहों पर बिहार का एक बच्चा अगर घर बैठे हुए करोड़ों रुपए कमा लिया अपनी प्रतिभा से, अपने घर में सिर्फ अपने बना करके डिफरेंट टाइप के आर्ट की चीज़ों को। बिल्कुल। गोदना, जिसको आजकल टैटूज का एक नया फैशन है, टैटूज का बिजनेस करने वाला मुंबई और बैंगलोर में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। टैटू वाला हो गया। टैटू वाला जी। टैटू वाला हो गया जी। पहले तो कोई अगर गांव में अभी भी किसी को कहे कि इनका बच्चा टैटू बहुत अच्छा बनाता है तो उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए आज की तारीख में व्यवसाय के, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के जितने तरह के डोमेन्स, आयाम हमारे विस्तृत फलक पर फैल रहे हैं, बच्चों को उसको कैरियर काउंसलिंग के रूप में उसको भी बताने के, बच्चे को मालूम नहीं है। एक मैंने एक स्टूडेंट से पूछा अभी 15 दिन पहले आचार्य कुलम में कि तुम किस क्लास में, बोला 9th। हमने कहा तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं भविष्य में आगे बढ़ने के, जरा ब्लैक बोर्ड पर लिखो। तो उसने करीब 9 विकल्प बताए। वो वही विकल्प थे जो परंपरागत रूप से सभी लोग जानते हैं, जबकि उसके अलावा सैकड़ों ऐसे आयाम हैं जिन पर कि बहुत आगे बढ़ सकता है। जब मैंने उसको 10-5 बताया तो अचानक उसने कहा खुश होकर के, वाह सर, ये तो मेरी सबसे बड़ी पसंद है, क्या ये भी प्रोफेशन हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो बोला अरे ये तो मेरी मम्मी पापा तो मना करते हैं मुझे। हमने कहा तुम्हारे मम्मी पापा को भी मालूम नहीं होगा कि यह एक आर्ट है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है, सभी लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड्स के साथ टीचर्स और गार्जियन दोनों को बच्चे की प्रतिभा को मांझने के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल है, बातचीत काफ़ी लंबी हो गई। एक आखिरी सवाल है, आजमगढ़ के लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं, आप उनकी आत्मा में बसे हैं, जो आपको देखे हैं उनके साथ तो आपका ऐसा जुड़ाव है, दिली लगाव है कि वो शायद जीवन पर्यंत ना भूलें। जो नहीं देखे हैं, एक कुशल प्रशासक के तौर पे आपको आपने जो भी काम किए वहाँ पे आज भी लोग उसे याद करते हैं और लोगों की ऐसी बातें निकल के आती हैं, चर्चे हैं कि शायद भविष्य में शायद ऐसा कोई जिलाधिकारी या अभिभावक आजमगढ़ का है। खैर ये उनकी बातें हैं। मैं सर चाहूँगा कि आप एक मैसेज आजमगढ़ के तमाम पढ़ने वाले बच्चों को और जो आपसे इतना आत्मीय संबंध रखते हैं उनको भी, क्योंकि लॉकडाउन का समय है सर, अनलॉक चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई कुछ स्कूलों से शुरू कराई गई है, कुछ एक अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को, ताकि जिस मोबाइल को हम लोग हमेशा रोकते थे कि छुओ मत, आज उसी पे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कैसे सामंजस्य बनाएं अपना वो, और किस तरह से अपने आगे ज़िंदगी में पढ़ाई को करें और माता पिता के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहें, उनकी चीज़ों को माता पिता भी समझ सकें और एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि आजमगढ़ के लोग याद करते हैं, उसके लिए मैं उनको हृदय के आभ्यंतर से कृतज्ञ हूँ। उनका बड़प्पन है ये जो याद करते हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते जो कुछ हम लोग चाहते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते और बहुत सारी कभी कभी जाने अनजाने गलतियाँ भी होती हैं। उसके लिए मैं आपके इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमा भी चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसी एस्पिरेशंस हो सकते हैं लोगों के कि जो सीमित कार्यकाल में नहीं पूरा कर पाए होंगे या कोई समस्या रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ये ज़रूर है कि आज़मगढ़ भी मेरे दिल में बसा है, क्योंकि मैंने नौकरी वहीं से शुरू की थी और प्रकृति की ऐसी इच्छा कि इस कालखंड का एक फेज का प्रारंभ और अंत दोनों का स्थल तमसा का किनारा ही रहा। बिल्कुल, कोई ज़रूर वहाँ से कोई लगाव होगा, इसलिए वो भी हमारे दिल में बसा हुआ है। जी। बच्चों से पहले मैं अभिभावकों से एक अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखें। बात बात में बच्चों पर आक्रामक होकर एक आदर्श का खुद को पुलिंदा घोषित करने की कोशिश मत करें। बच्चों से अगर कोई गलती होती है तो वह अच्छा करने की दिशा में एक सीढ़ी मान लीजिए, प्रयत्न उसको प्रयत्न मानिए। जी। उसको गलती मान के अगर आक्रामक होते हैं तो उसका जो कुछ भी हौसला है वो टूट जाता है। और अगर उसके अंदर आपको लगता है कोई दृष्टिकोणगत कमी है तो पहले उससे भी चर्चा करिए पारदर्शी रूप से कि इसका दृष्टिकोण ऐसा क्यों है। जब तक उस दृष्टिकोण के कारणों को समाप्त आप नहीं करेंगे तो बलपूर्वक मात्र अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे के व्यक्तित्व में किसी मूल्यबोध का आप वपन नहीं कर सकते, बीज नहीं बो सकते। ये अभिभावकों को बहुत ही मैं करबद्ध रूप से निवेदन करूंगा। दूसरा, बच्चों पर किसी विषय को थोपिए मत, जो उसकी सबसे अच्छा करने की, जिसमें खुद का विश्वास उसको पनपने का मौका दीजिए। आप गेहूं को चावल की तरह मत पैदा करिए, बिल्कुल सही। दाल को आप गन्ने की तरह पैदा करने की कोशिश मत करिए। हर व्यक्ति में अपना गुणधर्म है, उस गुणधर्म के अनुसार उसको पनपने दीजिए। बिल्कुल सही। बच्चों से मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा कि ये जैसा शुरू बार बार भी मैं कहता हूं उनसे, खुद को जानिए। खुद को जानोगे तभी जब आपकी जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो संसार के बाह्य वातावरण से संपर्क करते हैं, तो आपको खींचती हैं। और कम उम्र में इंद्रियां बहुत तेजी के साथ खींचती हैं। जब तक आप उनको सही ढंग से अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने की क्षमता नहीं विकसित कर लेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले खुद को जानिए। उसके लिए कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं, साइलेंस विद योरसेल्फ इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी शांत होकर खुद से बात करो। जब आप शांत होकर के स्वयं से संवाद करोगे तो आपको स्वयं को जानने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और आप अपनी पसंद समझ सकते हैं, नापसंद समझ सकते हैं, और जो बुराइयां हैं या कोई परेशानियां हैं, आपदाएं, उससे संघर्ष करने की ताकत भी आपके अंदर पैदा होगी। आप टूटेंगे नहीं, आप निराशा के समुद्र में गोते नहीं लगाएंगे, आप हताश नहीं होंगे। आप कोई गलती भी कर जाते हैं, गलती हर इंसान से होती है। ईश्वरी भी अवतरण जब धरती पर होता है तो उससे भी कुछ भूलें हो जाती हैं, अगर हम व्याख्या करते हैं तमाम मानकों पर। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको वो भूल होनी चाहिए, पर दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हुआ, आवृत्ति हुई, तो फिर आपके लिए वो घातक है। इसलिए यह मूल्यांकन की क्षमता आत्मस्थ होकर और जो आपके अंदर प्रतिभा है उसको निखारने के लिए सर्वोत्कृष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए। और आपके वरिष्ठजन, माँ बाप, गुरुजन अगर कोई आपको उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, टोकते हैं, तो उसको आप भी आक्रामक मत होइए। आप उनसे बहुत ही प्यार से कारण पूछिए कि क्यों आपको टोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, और उसको एक स्वस्थ संवाद के माध्यम से अगले भविष्य के लिए अपनी एक नींव रखेंगे तो जरूर ये भारत सशक्त होगा। तो सुना आपने, हमने बातचीत किया बड़ी बेबाकी से। हमने हमारे सवालों का, हर एक सवालों का जवाब श्री एनपी सिंह जी ने दिया, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ का। क्योंकि मैं आजमगढ़ से हूँ तो बार बार एक जुड़ाव सा रहता है और फख्र होता है मुझे आपको आजमगढ़ का कह के संबोधित करने में। आपसे हमारा जुड़ाव ऐसे ही बना रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो नया शुरुआत किया है शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार देने का चीज़ों को, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, या जो इस स्कूल में
एक शुरुआत आपने करी है, ये दूर तक फैलेगा, क्योंकि शुरुआत नीचे से होती है लेकिन ऊपर तक चीज़ों को प्रभावित करती है, तो चीज़ें निश्चित तौर पे प्रभावित होंगी। और ईश्वर से हमारी यही कामना रहेगी कि आप स्वस्थ रहें ताकि ये कारवां ऐसे चलता रहे। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज्ञान के इस अथाह सागर से आपको जितना हम जनता को, देश के लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को दे सकें, उन तक पहुंचा सकें, हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।